हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 न्यू सिलेबस क्रैश कोर्स का पार्ट 3। इसमें किए जाने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें ध्यान से कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड अपॉइंटमेंट ऑफ इंश्योरेंस एजेंट रेगुलेशंस केम इनटू फोर्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एजेंट को अपॉइंट करने के जो रेगुलेशंस हैं या रूल्स हैं वो कब आए या उनकी स्थापना कब की गई। तो ऑप्शंस दी गई हैं 1 अप्रैल 2000, 1 सितंबर 1956, 1 अप्रैल 2016 और 1 अप्रैल 1938। तो देखिए, एजेंट अपॉइंटमेंट के जो रेगुलेशंस हैं वो शुरू हुए हैं 1 अप्रैल 2016, मीन्स 1 अप्रैल 2016 से, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज़ ऑथराइज्ड टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एज एन इंश्योरेंस एजेंट। आपको बताना है कि किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस एजेंट अपॉइंट करने की अथॉरिटी किसके पास होती है। ऑप्शन दी गई हैं, इंश्योरेंस कंपनी, IRDAI, डेजिग्नेटेड ऑफिशियल और लास्ट ऑप्शन दी गई है अपीलेट ऑफिसर। देखिए, ये जो अथॉरिटी है ये दी जाती है डेजिग्नेटेड ऑफिशियल को, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, IRDAI और लास्ट ऑप्शन दी गई है अपीलेट ऑफिसर। देखिए, यहाँ पे जो अपीलेट ऑफिसर है ये तो ऐसा ऑफिसर होता है जिसके पास अपील की जा सकती है। तो जो अथॉरिटी है अपॉइंटमेंट करने की इंश्योरेंस एजेंट की वो होगी डेजिग्नेटेड ऑफिशियल, या फिर आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आफ्टर सिसेशन ऑफ अपॉइंटमेंट द रिकॉर्ड्स शुड बी मेंटेन्ड बाय इंश्योरर फॉर हाउ मेनी ईयर्स। अब देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब अपॉइंटमेंट का समापन हो जाता है उसके बाद इंश्योरर, या जिसे आप इंश्योरेंस कंपनी भी कह सकते हैं, उसे कितने साल तक जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं। देखिए, इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस एजेंट बना और उसके बाद जो उसका अपॉइंटमेंट था या उसकी जो एजेंसी थी वो हो गई ख़त्म, ठीक है, अपॉइंटमेंट मतलब समाप्त हो गई है, तो समाप्त होने के कितने साल तक इंश्योरेंस कंपनी को उस एजेंट के रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखना पड़ता है या मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होता है 5 ईयर्स, मीन्स 5 साल तक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ढूंढिए कौन सी सही ऑप्शन है। बिल्कुल सही, ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज़ कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट। आपको बताना है कि एक कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है। देखिए, कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट उसे कहा जाता है जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी के साथ साथ जनरल इंश्योरेंस एजेंसी का भी काम कर रहा है, मींस हेल्थ भी बेच रहा है, वो हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है, फिर मोटर इंश्योरेंस भी सेल कर रहा है ना। तो ऐसे इंश्योरेंस एजेंट को कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट कहा जाता है। ऑप्शन डी, जिसमें कहा गया है इंश्योरेंस एजेंट ऑफ 1 लाइफ, 1 जनरल, 1 हेल्थ एंड 1 ईच ऑफ मोनो लाइफ इंश्योरर। तो ऐसे एजेंट को कहा जाएगा कॉम्पोजिट एजेंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ एन इंश्योरर इज कैरिंग ऑन पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड लाइन ऑफ बिजनेस सच एज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट, क्रेडिट, गारंटी बिजनेस। देखिए, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई इंश्योरर स्पेशल तरह का बिजनेस करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस में वो डील कर रहा है, या फिर एक्सपोर्ट, क्रेडिट, गारंटी इंश्योरेंस होती है, इस तरह की अगर वो अलग तरह का इंश्योरेंस का बिजनेस करता है तो आप उसे क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा इंश्योरर जो कि ये डिफरेंट तरह का इंश्योरेंस का काम करता है उसे कहा जाता है मोनोलाइन इंश्योरर। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मीन्स मोनोलाइन इंश्योरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एप्लीकेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट एज लाइफ इंश्योरेंस एजेंट शैल सबमिट एन एप्लीकेशन इन विच फॉर्म। देखिए, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है तो वो जो एप्लीकेशन सबमिट करेगा वो कौन से फॉर्म में होगी। तो देखिए, अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहते हैं आप और एप्लीकेशन आप देना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म लगता है, उस फॉर्म को 1A फॉर्म कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेजिग्नेटेड ऑफिशियल shall issue appointment letter within how many days after receipt
ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। अब देखिए ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब कोई एप्लीकेंट जो कि इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है, उसने सारे अपने जो कागज़ हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा दिए हैं, तो जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो कितने दिन बाद मतलब कितने दिन का समय रहता है कि वो जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है वो इशू कर दे। तो देखिए इसके लिए समय रहता है 15 दिन का। मीन्स जब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएं उसके बाद 15 दिन के समय में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उसे उसका अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देना होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट shall be dispatched within how many days after appointment of the agent। जो एजेंट है उसकी जब अपॉइंटमेंट हो गई तो उसका जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो कितने दिन बाद जो है डिस्पैच हो जाना चाहिए। तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर है वो है नॉट लेटर देन 7 days। मीन्स 7 दिन से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जब अपॉइंटमेंट हो गई है उसके 7 दिन के भीतर ही उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर है एजेंट का वो डिस्पैच हो जाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेंट सीकिंग अपॉइंटमेंट एज अ कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट शेल सबमिट एन एप्लीकेशन इन विच फॉर्म। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है तो वो जो अपने एप्लीकेशन है वो कौन से फॉर्म में सबमिट करेगा। देखिए जैसे हमने पीछे अभी क्वेश्चन में किया कि अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन फॉर्म लगाना पड़ेगा 1A। और अगर कोई भी व्यक्ति कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म होगा 1B। अब आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म होगा 1A, और अगर कॉम्पोजिट इंश्योरेंस एजेंट के लिए अप्लाई करना है तो फॉर्म होगा 1B। तो ऑप्शन सी इसमें जो दिया गया है फॉर्म 1B वो आ जाएगा राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द पास सर्टिफिकेट इशूड बाय एग्जामिनेशन बॉडी इज़ वैलिड फॉर हाउ लॉन्ग। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति इंश्योरेंस एजेंट बनता है तो उसके लिए उसे एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। अब जो पास सर्टिफिकेट मिलता है ना पास होने के बाद वो कितने दिन तक वैलिड रहता है। तो देखिए पास सर्टिफिकेट जो है ना वो वैलिड रहता है 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक पास सर्टिफिकेट जो है जो कि एग्जामिनेशन बॉडी ने इशू किया है वो वैलिड रहेगा। इसलिए ऑप्शन बी मीन्स 12 मंथ्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन केस ऑफ कैंसलेशन ऑफ एजेंसी व्हेन कैन एन एप्लीकेंट अप्लाई फॉर अ फ्रेश एजेंसी। अब देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एजेंसी हो गई है कैंसिल और जो एप्लीकेंट है वो फ्रेश एजेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कितने समय के बाद वो अप्लाई कर सकता है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति फ्रेश लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है या फ्रेश इंश्योरेंस एजेंसी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कैंसिलेशन के 5 साल के बाद वो अप्लाई कर सकता है। जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था, क्योंकि अगर एजेंसी कैंसिल हो गई है तो कंपनी उसके रिकॉर्ड्स को कितने साल मेंटेन रखती है, 5 साल। तो इसका मतलब है कि अगर फ्रेश एजेंसी के लिए अप्लाई करना है तो कैंसिलेशन के 5 साल के बाद अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी आएगा आपका राइट आंसर। हु डिवाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ HLV। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो HLV का कंसेप्ट है, देखिए HLV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। इसका मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन की एक वैल्यू रहती है, उसका एक मूल्य रहता है। और जब हम किसी को इंश्योरेंस सेल करते हैं ना तो HLV के हिसाब से ही सेल की जाती है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये HLV का कंसेप्ट शुरू किया या बनाया। तो देखिए उनका नाम था प्रोफेसर हबनर। ऑप्शन सी आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ह्यूमन बीइंग्स वैल्यू इज मेजर्ड बाय। आपको बताना है कि किसी भी व्यक्ति की जो वैल्यू है ना वो कैसे मेजर की जाती है। देखिए किसी भी व्यक्ति की जो वैल्यू होती है ना वो जितनी वो इनकम जनरेट करता है, मतलब जो उसकी कमाई होती है ना उसी को उस व्यक्ति की वैल्यू माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए है, मीन्स द इनकम दैट ही जनरेट्स। मतलब जितना पैसा या जितनी इनकम वो जनरेट करता है ना व्यक्ति उसे ही हम उसकी वैल्यू मानते हैं या उसकी वैल्यू के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अ ह्यूमन बीइंग इज।
अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है। तो ऑप्शंस पढ़िए पहले। इज एन इकोनॉमिक असेट, इज एन इकोनॉमिक अर्निंग असेट, इज अ पेरिशेबल असेट। देखिए पहली ऑप्शन का मतलब है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना वो एक इकोनॉमिक असेट है, मीन्स वो एक प्रकार की संपत्ति है जिसका कुछ मूल्य है। सेकेंड ऑप्शन कह रही है कि ऐसा इकोनॉमिक असेट है जो कि अर्न करता है, कमाता है। और थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन कह रही है कि इज अ पेरिशेबल असेट। देखिए पेरिशेबल शब्द का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग भी है, हम सभी व्यक्तियों की एक लाइफ होती है ना, और उसका अंत हो जाता है। तो ह्यूमन बीइंग में ये तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी, तो इसलिए ऑप्शन डी मीन्स ऑल ऑफ अबव ये आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेट विच इज अ ह्यूमन बीइंग पेरिशेस व्हेन। अब देखिए इन्होंने कहा है कि जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन में करके आए कि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा असेट है जो पेरिश हो जाता है, मीन्स वो खत्म हो जाता है, नष्टवान है, मतलब वो एक ऐसा असेट है। तो अब इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो पेरिश होगा, कब होगा। ऑप्शंस हैं, व्हेन ही डाइज मतलब जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, व्हेन ही बिकम्स डिसेबल टू वर्क जब वो काम करने लायक नहीं रहता है, मीन्स डिसेबल हो गया है। तीसरी ऑप्शन दी गई है कि व्हेन ही रिटायर्स फ्रॉम द वर्क जब वो अपने काम से रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्त हो जाता है। तो देखिए तीनों ही ऑप्शन सही हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको पेरिशेबल कौन कौन सी कंडीशन में मान लिया जाएगा, तीनों ही, मीन्स जब उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर वो डिसेबल हो गया है, काम करने लायक नहीं रहा है, या फिर उसने अपने काम से रिटायरमेंट ले ली है। तो तीनों ही कंडीशंस में उसे पेरिशेबल ही माना जाएगा, क्योंकि तीनों ही कंडीशंस में अब वो कमा नहीं रहा है, मीन्स उसकी कमाई नहीं हो रही है ना, तो उसे पेरिशेबल ही माना जाएगा। इसलिए जो लास्ट ऑप्शन है मीन्स इन ऑल ऑफ अबव सिचुएशंस ये आ जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ इंश्योरेंस इज बेटर देन अदर एवेन्यूज ऑफ सेविंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस को ना बाकी जो सेविंग्स के तरीके हैं उनसे बेटर माना गया है, किस प्रकार। तो ऑप्शंस पढ़नी पड़ेंगी, मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड ऑल ऑफ अबव। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में ना तीनों ही क्वालिटीज़ हैं। मार्केटेबिलिटी भी है, मीन्स मार्केट में पैसा लगाया जाता है जो ग्रो करता है। लिक्विडिटी भी है, आप चाहें तो इसे निकलवा भी सकते हैं, लोन ले सकते हैं, सरेंडर करवा सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी भी है, मीन्स अगर आप चाहें तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नॉमिनी को बदल सकते हैं, चेंजेस करवानी चाहें तो करवाई जा सकती हैं इजीली। तो इसलिए ये तीनों ही क्वालिटीज़ जो हैं लाइफ इंश्योरेंस में आ जाती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा डी मीन्स ऑल द थ्री अबव। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस इज बेटर देन अदर एवेन्यूज ऑफ सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी है, क्वेश्चन सेम है पर ऑप्शंस अलग दी गई हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ना है और सोच समझ के फिर आंसर देना है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, एप्रिशिएशन, टैक्स बेनिफिट्स, यूजफुलनेस इन इमरजेंसी एंड ऑल ऑफ अबव। देखिए देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस की ये तीनों ही गुड क्वालिटीज़ हैं सेविंग के कंपैरेटिवली, पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इसकी वो है यूज़फुलनेस इन द एमरजेंसी। मीन्स जब आकस्मिकता होगी, मुसीबत आएगी, तो सबसे पहले जो हमारी हेल्प करती है वो होती है लाइफ इंश्योरेंस। तो आपने इसी तरह से ध्यान से देखना है, कई बार सारी ही ऑप्शंस जो हैं वो राइट होती हैं और कई बार राइट तो होती हैं, पर उनमें से इस तरह से पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी बनती है हमें उसका आंसर देना होता है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी मीन्स यूजफुलनेस इन द एमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड इंश्योरेंस प्लान हैज़ लीस्ट और नो अमाउंट ऑफ सेविंग एलिमेंट। अब देखिए नीचे इस क्वेश्चन में ना कुछ जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें ना इंश्योरेंस प्लान्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि आपको उस इंश्योरेंस प्लान का नाम बताना है जिसमें सेविंग एलिमेंट या तो बिल्कुल भी नहीं होता या फिर बहुत मामूली सा होता है। तो देखिए ऐसा प्लान जिसमें कि सेविंग एलिमेंट ना के बराबर है, या फिर आप सीधे समझ लीजिए कि जिसमें सेविंग एलिमेंट नहीं होता है, वो होता है टर्म इंश्योरेंस प्लान। क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं ना, इनमें सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, इसमें सेविंग या फिर मेच्योरिटी एलिमेंट नहीं होता है,
क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस है इसे इसी तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जितनी ड्यूरेशन के लिए ये प्लान रहता है उस दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्लेम मिल जाता है, पर अगर प्लान कंप्लीट हो गया और जो पॉलिसी होल्डर है वो ठीक ठाक है तो उसे कोई भी पैसा नहीं मिलता है, मीन्स कोई भी सेविंग एलिमेंट इसमें नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन ए जो आ जाएगा वो है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म गोल। अब देखिए नीचे आपको ऑप्शन दी गई हैं और आपको उनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे आप लॉन्ग टर्म गोल मानेंगे। तो ऑप्शंस हैं बाइंग एन एलसीडी टीवी खरीदना अपने लिए, बाइंग अ हाउस अपने लिए घर खरीदना, वेकेशन इन एब्रॉड में छुट्टी पे जाना, और लास्ट ऑप्शन कह रही है पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन, मतलब अपने रिटायरमेंट के बाद के लिए कुछ प्लानिंग करना। तो देखिए इनमें से जो लॉन्ग टर्म गोल की ऑप्शन सही आएगी वो है ऑप्शन डी, मीन्स पोस्ट रिटायरमेंट प्रोविजन। अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना कि रिटायरमेंट के बाद मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से प्लानिंग की जाए तो उसे हम लॉन्ग टर्म गोल की कैटेगरी में मानेंगे। ऑप्शन डी आ जाएगा आपका राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स वुड यू रिकमेंड फॉर कॉन्टिजेंसी नीड। अब नीचे जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि आप आकस्मिकता के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स मुसीबत के वक्त जो आपके काम आएगा, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है। ऑप्शन है इंश्योरेंस, बैंक एफडी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड। देखिए जो मुसीबत के वक्त काम आएगा उसे कहा जाता है इंश्योरेंस, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए 3 तरह के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। एक तो अभी हमने इस क्वेश्चन में किया कि कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस। सेकंड, आपने अगर ये पूछा जाता है कि वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट कौन से होंगे तो उसमें आप बताएंगे शेयर्स। और अगर आपसे पूछा जाता है ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट कौन से होंगे तो वो आ जाएंगे बैंक डिपॉजिट। तो आपने ये तीनों ही याद रखने हैं। कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट में क्या आएगा, इंश्योरेंस, वेल्थ एक्यूमुलेशन प्रोडक्ट में आ जाएंगे शेयर्स, और ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे बैंक डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 फेसेस ऑफ द रिटायरमेंट। आपको बताना है कि जो 3 फेसेस ऑफ रिटायरमेंट है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन दी गई हैं एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, कंजर्वेशन, और लास्ट ऑप्शन है एक्यूमुलेशन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो है लास्ट ऑप्शन, मीन्स एक्यूमुलेशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ACD से आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए एक्यूमुलेशन का मतलब होता है संचय करना, मीन्स धन को संचित करके रखना। कंजर्वेशन का मतलब है जो आपने संचित किया हुआ धन है, इकट्ठा किया हुआ धन है, उसका संरक्षण भी करना ताकि आप उसे वेस्ट ना हो, मतलब आप इकट्ठा कर रहे हैं और उसे फिर संरक्षित भी कीजिए। और डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण। मतलब देखिए जब हम कमा रहे हैं, जब हमारी अर्निंग एज है, उस समय पैसे को आपने क्या करना है, संचित करना है और संरक्षण करना है। और जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उस समय जितनी हमें हमारी ज़रूरतें हैं उस पैसे को हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम अपने बच्चों को या ज़रूरतमंद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो 3 फेसेस ऑफ द रिटायरमेंट का जो सही सीक्वेंस है वो है ACD, यानी कि एक्यूमुलेशन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए ऑप्शन डी आएगा आपका राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्पोजिट ऑफ 2 डिसीजंस। देखिए जो सेविंग है उसे 2 डिसीजंस का कॉम्बिनेशन माना गया है। अब जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से आपको चुनना है कि वो कौन से 2 डिसीजंस होंगे। देखिए अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो जो 2 काम करने पड़ते हैं वो होते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। इसका मतलब है कि जो हमारी कंजम्पशन है उसको अगर हम पोस्टपोन करें, मीन्स अगर सपोज आपको इंश्योरेंस की किस्त जमा करवानी है, आपका प्रीमियम जमा करवाना है ना, और साथ ही आप सोच रहे हैं कि मैं अपने लिए एक फ़ोन ले लूँ, तो कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है जो कि करना ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है ना, प्रीमियम जमा करवाना, उससे क्योंकि सेविंग होएगी।
तो मतलब जो आपकी कंजम्पशन है उसको अगर हम पोस्टपोन करें। दूसरा, पार्टिंग विद द लिक्विडिटी मीन्स जैसी सिचुएशन है उसके साथ जीना सीखें, है ना, तो हम सेविंग कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी मीन्स पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, ये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट होरिजोन एंड रिटर्न्स। आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स में क्या रिलेशन होता है। देखिए सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स में जो रिलेशन है ना वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, मीन्स ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट होरिजोन लार्जर द रिटर्न्स। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज़ नोन एज। देखिए हर एक इकोनॉमी में टाइम के साथ जो चीज़ें हैं उनका मूल्य बढ़ जाता है, सर्विसेज का मूल्य बढ़ जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखिए अगर किसी भी इकॉनमी में सामान का रेट बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन, या फिर हिंदी में हम कहते हैं महंगाई। तो ऑप्शन ए जो है वो आ जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अब हम करेंगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग। आपको बताना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का सबसे उचित समय क्या होगा। ऑप्शंस हैं पोस्ट रिटायरमेंट मीन्स रिटायरमेंट के बाद, एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी, जैसे ही किसी को अपनी पहली सैलरी मिलती है, आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद, एंड ओनली आफ्टर वन गेट्स रिच, तब जब मैं अमीर हो जाऊंगा। तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने का जो सबसे उचित समय है, बेस्ट टाइम है, वो है एज सुन एज वन गेट्स हिज फर्स्ट सैलरी। जैसे ही हमें हमारी पहली सैलरी मिलती है, हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।